Question number 21. Mr. Kishore, an employee of HUF, furnishes the following particulars of his income for the financial year 23-24. ध्यान रखना ये फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है। तो फाइनेंशियल ईयर से कहने का मतलब है कि प्रीवियस ईयर। वही मैंने आपको फॉर्मेट वाली वीडियो में ही बताया था कि जो भी असेसमेंट ईयर रहता है, जैसे अभी चल रहा है 24-25, तो इसमें जो भी कैलकुलेशन होगा ना वो इसके जस्ट प्रीवियस ईयर का होगा, यानी कि 24-25 का प्रीवियस ईयर है 23-24, तो यही फाइनेंशियल ईयर और ये सारा इंफॉर्मेशन दे रखा है। नेट बेसिक सैलरी ₹2,70,000 आफ्टर डिडक्टिंग कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड ₹30,000। अब ध्यान देना इस बात को, हम जब भी अपने फॉर्मेट में सैलरी लिखते हैं तो उसमें जो एम्प्लॉय का खुद का कंट्रीब्यूशन रहता है ना वो ऑलरेडी इंक्लूडेड रहता है। क्यों भाई, होता क्या है कि कोई भी एम्प्लॉय जैसे सैलरी उठा रहा है, ठीक, तो वो क्या करता है अपनी ही सैलरी का कुछ पोर्शन रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में डाल देता है। क्यों, हर महीने डालते रहता है, मतलब कि कुछ पैसा। इससे क्या होता है कि कभी उसको इमरजेंसी में या बेसिकली रिटायरमेंट के समय पे काम आता है, ठीक है। तो वो कहीं और किसी को नहीं देता है, अपने ही फ्यूचर के लिए वो सेविंग्स करता है ना, तो वो उसकी सैलरी में जुड़ा ही रहेगा। तो जनरली जिस भी क्वेश्चन में साइलेंट है, सिर्फ लिखा है बेसिक सैलरी, तो उसको सीधे सीधे बाहर लिख लो। लेकिन जहां ये बोल दिया है कि बेसिक सैलरी आफ्टर डिडक्टिंग कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, ठीक, तो उस चीज को आप तुरंत ऐड करो। कितना डिडक्ट किया गया आरपीएफ? 30,000 रुपए ना। तो आप जो आउटर कॉलम में बेसिक सैलरी लिखोगे वो लिखोगे 2,70,000 प्लस 30,000, ठीक है, यानी कि 3 लाख रुपीज बेसिक सैलरी हो गई इनकी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड ₹30,000। अब ध्यान देना, मैंने जो फॉर्मेट की वीडियो थी उसमें भी हमने पढ़ा है कि एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन तो नहीं लेते हैं, ठीक, लेकिन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन आरपीएफ का लेते हैं सैलरी के 12% से ज्यादा। कहने का मतलब एक सैलरी का फॉर्मूला होता है, उसके 12% तक एग्जेम्प्ट रहता है। ऐसे ही प्रोविडेंट फंड की भी अलग से वीडियो बना रखा हूं, वो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, ठीक है। अब यहां क्या है, इस क्वेश्चन में परसेंटेज नहीं दे रखा है कि कितना परसेंट है, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि ये 12% से कम है या 12% से ज्यादा। अभी जस्ट इससे पहले भी किसी एक क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन आ चुका था, मतलब ऐसा चीज, तो ये मैं आपको सीधे जब उस समय करूंगा तब बताऊंगा। बस इतना जान लो कि हम सबसे पहले जो आरपीएफ का सैलरी होता है उस तरीके से सैलरी निकाल लेंगे, फिर उसका 12% निकाल के उससे कंपेयर कर लेंगे इसको। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड अकाउंट बैलेंस एट द रेट 9.5% पर एनम ₹28,500। ये भी हमने फॉर्मेट की भी वीडियो में पढ़ा है और प्रोविडेंट फंड की भी वीडियो में पढ़ा है कि इंटरेस्ट ऑन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड 9.5% तक एग्जेम्प्ट होता है, उससे जितना भी ज्यादा होता है केवल वही टैक्सेबल होता है। तो यहां पे 9.5% तक एग्जेम्प्ट। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये एग्जेम्प्ट। ट्रेवलिंग अलावेंस फॉर टूर ₹2,400। टूर कुछ नहीं मेंशन किया गया है, तो टूर मानोगे कि ऑफिशियल टूर है और ये एग्जेम्प्ट रहता है। अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 14 सबसेक्शन 1 सिटी कंपनसेटरी अलावेंस फुल्ली टैक्सेबल। ये हमने टैक्सेबल अलावेंसेस वाले वीडियो में पढ़ा भी था। पहले की 7 वीडियोस जाके देख लो सैलरी के प्लेलिस्ट में, तभी क्वेश्चन सॉल्व करो, इजीली हो जाएगा। बोनस ₹15,000 फुल्ली टैक्सेबल। इंटरटेनमेंट अलावेंस 5,000। प्राइवेट एम्प्लॉय के केस में इंटरटेनमेंट अलावेंस फुल्ली टैक्सेबल होता है, ध्यान रखना इस बात को। गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते तो कुछ अमाउंट डिडक्ट होता, लेकिन ये प्राइवेट एम्प्लॉय है इसलिए फुल्ली टैक्सेबल। आगे अनफर्निश्ड, और कुछ नहीं बोला है यहाँ पे कि पर एनम या पर मंथ, तो हम मानेंगे पर एनम अमाउंट है, तो सीधे सीधे 5,000 बाहर। अनफर्निश्ड हाउस एट धरवर फॉर विच द एम्प्लॉयर पेज ₹7,500 per month as rent but deducts only ₹600 per month from his salary। अब देखो इस अनफर्निश्ड हाउस वाले पॉइंट को हम कैसे देखेंगे, तो और उससे भी पहले बता दूं कि रेंट फ्री हाउस की वीडियो अलग से बना रखा हूं, वो भी जरूर देख लो तभी समझ में आएगा। अब देखो ये है प्राइवेट एम्प्लॉय, ठीक, तो प्राइवेट एम्प्लॉय के केस में
अनफर्निश्ड हाउस दो अलग अलग तरीके होते हैं। पहला कंडीशन होता है कि जब एम्प्लॉयर का खुद का घर हो, और दूसरा होता है जब एम्प्लॉयर ने रेंट या फिर लीज पे ले रखा हो। तो यहाँ साफ साफ देखो आपको बोला गया है एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय नहीं लिखा है, एम्प्लॉयर, यानी कि मिस्टर किशोर जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उस कंपनी के जो मालिक हैं वो पे करते हैं कितना, 7,500 पर मंथ एज रेंट जिस घर में मिस्टर किशोर रह रहे हैं। ठीक, यानी कि ये प्राइवेट एम्प्लॉय का सेकंड कंडीशन है। अकोमोडेशन इज टेकन ऑन लीज और ऑन रेंट बाय एम्प्लॉयर। ठीक, आगे ये भी बता दिया गया है कि मिस्टर किशोर की भी सैलरी से इस हाउस से रिलेटेड 600 पर मंथ कटता है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे आप। सबसे पहले यहाँ पे लिखोगे आप और प्राइवेट एम्प्लॉय की जब भी बात हो रेंट फ्री हाउस की तो सैलरी निकाल लेना सबसे पहले। सैलरी इज इक्वल टू बेसिक सैलरी प्लस डीए रिटायरमेंट प्लस डीपी प्लस कमीशन प्लस बोनस प्लस ऑल टैक्सेबल अलावेंसेस गिवन इन द क्वेश्चन। आ जाएगा एक सैलरी। फिर जो भी रेंट एम्प्लॉयर पे कर रहा है उस घर का वो अभी इनर कॉलम में लिखना। जैसे यहाँ 7,500 पर मंथ है तो 7,500 इंटू 12। उसके बाद और 31 अगस्त 2023 तक यानी कि 31 अगस्त 2023 तक इस वाले सैलरी का आप लोगे 15%। ठीक, और 1 सितंबर 2023 से इसी वाले सैलरी का आप लोगे 10%। ये कैसे कैलकुलेट होगा ये भी मैंने रेंट फ्री हाउस वाले वीडियो में एग्जाम्पल के साथ करके बताया है। ठीक, अब अभी क्या है, आपका असेसमेंट ईयर है 24-25, प्रीवियस ईयर है 23-24। तो प्रीवियस ईयर आपका स्टार्ट कब से हो रहा है, अप्रैल से। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, तो पहले के जो 5 महीने हैं वो पुराने तरीके से और आगे के जो 7 महीने हैं वो नए तरीके से कैलकुलेट होगा। दोनों को ऐड करके यहाँ पे लिखना। ठीक, और रेंट को और इसको कंपैरिजन करना, जो भी इन दोनों में से लीस्ट अमाउंट होगा उसको यहाँ पे बाहर लिख देना। ठीक, अब यहाँ पे साफ साफ बोल दिया है अनफर्निश्ड हाउस, तो इस वाले पॉइंट को स्किप कर दो क्योंकि फर्नीचर तो मिला ही नहीं है। फिर लास्ट पॉइंट होता है कि क्या कंसेशनल रेंट पे प्रोवाइड किया गया है घर। कहने का मतलब कि उसका ऐसे तो रेंट बहुत ज़्यादा होता लेकिन कंपनी ने क्या उसे बहुत मिनिमल सा रेंट लेके उसको दिया है घर। तो हाँ, तो यहाँ पे देखो लेस इफ एनी अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय। तो यहाँ पे एम्प्लॉय 600 पर मंथ किशोर के बैंक से कट रहे हैं। तो यहाँ पे आप 600 इंटू 12 को यहाँ लिखोगे, लेस कर दोगे और टैक्सेबल वैल्यू रेंट फ्री हाउस की आ जाएगी। ठीक, अब यहाँ लिखा है फ्री गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर एट अ कॉस्ट ऑफ ₹500 पर मंथ। अब ध्यान दो, मिस्टर किशोर को फ्री गैस और इलेक्ट्रिसिटी मिली है, ठीक है, और कौन दे रहा है, इनके जो बॉस हैं वो दे रहे हैं, और उसका ऐसे कॉस्ट पड़ता कितना, 500 इंटू 12, 6,000 रुपये साल का पड़ता। लेकिन ये मिस्टर किशोर से ले नहीं रहे हैं ना, तो फ्री में दिए हैं, तो इसीलिए मिस्टर किशोर के लिए ये हो गया एक परक्विजिट फायदा, तो इसीलिए 6,000 रुपये टैक्सेबल होगा। ठीक, आगे द एम्प्लॉयर हैज प्रोवाइडेड अ स्मॉल कार, अंडरलाइन करते चलो, फॉर प्राइवेट एंड ऑफिशियल पर्पज, यानी कि बोथ यूज। एक्सपेंसेस फॉर प्राइवेट पर्पजेज आर मेट बाय मिस्टर किशोर। मिस्टर किशोर कौन है, एम्प्लॉय। अब देखो इसको भी मैं रीड करना कार वाली वीडियो में सिखाया हूँ, वो भी आप जाके देख सकते हो, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको और डिस्क्रिप्शन में ये प्लेलिस्ट का लिंक रहेगा। ठीक है, तो अब देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं कार वाले को। तो सबसे पहले आप ढूंढते हो कि कार का मालिक कौन है, ओन कौन कर रहा है। तो यहाँ कुछ नहीं बोला है तो आप मानोगे कि मिस्टर किशोर के जो एम्प्लॉयर हैं, जो बॉस हैं, वो खुद ओन कर रहे हैं। तो कार ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, तो पहला कंडीशन कार ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। उसमें 3 कंडीशन है, ऑफिस, पर्सनल, बोथ यूज। यहाँ साफ साफ बोला है बोथ प्राइवेट एंड ऑफिशियल पर्पस, यानी कि तीसरा वाला, और ये ऑलरेडी मैं उस वीडियो में बताया था कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सीधे आ जाओ बोथ यूज में। अब बोथ यूज में भी 2 अलग अलग कंडीशन है, ओन्ड बाय एम्प्लॉयर एंड एक्सपेंसेस बाय एम्प्लॉयर। कहने का मतलब कि कार भी एम्प्लॉयर की और खर्चे भी एम्प्लॉयर कर रहा हो उस पर। ठीक, और दूसरा कंडीशन होता है कार तो एम्प्लॉयर की हो ही, लेकिन जो खर्चे हैं वो एम्प्लॉय के हों। ठीक, तो यहां देखो क्या बोला गया है कि कार ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है, मगर एक्सपेंसेस जो है वो किसके लिए है,
कौन कर रहा है, मिस्टर किशोर, यानी कि एक्सपेंसेस बाय एम्प्लॉय है, तो सीधे यहाँ पे आ जाओ, ये सेकंड वाली सी का सेकंड कंडीशन, ओन्ड बाय एम्प्लॉयर और एक्सपेंसेस बाय एम्प्लॉय है, ठीक। तो स्मॉल कार के केस में 600 पर मंथ टैक्सेबल होगा, तो 600 इंटू 12 कर दोगे, ठीक। उसके अलावा यहाँ पे ड्राइवर तो प्रोवाइड हुआ नहीं है, चेक कर लो एक बार, ड्राइवर नहीं प्रोवाइड है, तो सीधे 600 इंटू 12 करके आप बाहर लिख देना, ठीक। आगे बोला है कि हमको टैक्सेबल सैलरी कैलकुलेट करना है असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए। क्वेश्चन देखते हैं 21 का। सबसे पहले फॉर्मेट कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी, फिर असेसमेंट ईयर। फॉर द असेसमेंट ईयर अभी चल रहा है 24-25, तो 2024-25। सबसे पहले हम लेते हैं बेसिक सैलरी। यहां पहले आप इनर कॉलम में लिखोगे, कितना है 2,70,000। क्यों इनर कॉलम में लिख रहे हैं हम, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि ये जो 2,70,000 है ये नेट बेसिक सैलरी है, ठीक। ये इसमें से क्या किया, मतलब कि जो टोटल बेसिक सैलरी था ना, उसमें से इन्होंने खुद का जो कंट्रीब्यूशन किया हुआ है आरपीएफ में उसको माइनस करके दिखाया है ये, ठीक। लेकिन एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी सैलरी में इंक्लूडेड रहता है जो हम बाहर लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पे अगर ये डिडक्ट करके दिखा रहा है तो हम भी डिडक्ट करके नहीं दिखा देंगे, हम यहाँ पे वो ओन कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ जो है उसको दोबारा से ऐड करेंगे। आप बैक कर सकते हो, जहां पे क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था ये वाला पॉइंट आया था, मैंने अच्छे से समझाया, आप देख सकते हो जाके 30,000, ठीक। इन दोनों को ऐड कर दोगे, ये हो जाएगा 3 लाख। भाई इसको सिंपल से ऐसे समझ लो कि अगर क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ बोला है बेसिक सैलरी इतना, ठीक, और अलग से लिखा हुआ है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, तब एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन जो आरपीएफ में होता है उसको छूने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो हम मानते हैं कि सैलरी में ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ठीक। लेकिन जब क्वेश्चन में खुद मेंशन हो कि सैलरी में से डिडक्ट कर दिया गया, तो आप दोबारा से उसको ऐड करके यहाँ पे दिखाओगे, ठीक। और क्यों इसको ऐड करते हैं दोबारा से, क्या रीजन है, वो आप बैक कर लो, जहां क्वेश्चन में वाला पॉइंट आया है मैंने समझाया है। नेक्स्ट लिखा हुआ था एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, तो ये हमने अपने फॉर्मेट वाले वीडियो में भी पढ़ा है और प्रोविडेंट फंड की अलग से वीडियो में भी पढ़ा है कि हम लेते हैं एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ इन एक्सेस ऑफ 12% ऑफ सैलरी, और ये सैलरी का भी एक फॉर्मूला होता है, ठीक। कहने का मतलब ये सैलरी जो हम कैलकुलेट करते हैं एक फॉर्मूले से, उसका 12% तक एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन एग्जेम्प्ट रहता है, ठीक। अब यहाँ इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, हमको परसेंटेज नहीं बताया गया। अगर परसेंटेज बताया होता तो हम एक तरीके से कर लेते हैं कैलकुलेट, बहुत सारे पीछे क्वेश्चन में हमने किया भी है। यहाँ पे सीधे सीधे अमाउंट बताया है, तो हम अलग से इसको कैलकुलेट करेंगे। आप अच्छा खासा स्पेस छोड़ देना जितने की जरूरत होगी, फिर नीचे लिखना आरपीएफ। और रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड जब भी कैलकुलेट करना है एम्प्लॉयर वाला, तो सबसे पहले सैलरी कैलकुलेट करना, जिसका फॉर्मूला होता है बेसिक सैलरी प्लस डीए ऑन रिटायरमेंट प्लस डियरनेस पे प्लस कमीशन ऑन सेल्स, ठीक। बेसिक सैलरी कितनी है, अभी हमने ऊपर लिखा 3 लाख रुपए। डीए ऑन रिटायरमेंट नहीं है, डियरनेस पे नहीं है, कमीशन ऑन सेल्स भी नहीं है, तो सैलरी फॉर आरपीएफ हो गई 3 लाख रुपए, ठीक। अब हमने प्रोविडेंट फंड वाली वीडियो में पढ़ा था कि ये वाली सैलरी निकालने के बाद हम लिखते हैं एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है आरपीएफ में वो, और इस वाले सैलरी का 12% लेस कर देते हैं, जो बचेगा वो टैक्सेबल वैल्यू हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे लिख लो आप सीधे सीधे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। क्वेश्चन में जरा पढ़ के देखो कितना है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया है 30,000 रुपए, ठीक। इसमें से आप लेस करोगे 12% ऑफ सैलरी, और बेसिक सैलरी नहीं, ये वाली जो सैलरी आई है वो, तो लिखोगे यहाँ पे 3 लाख का 12%। इसको कैलकुलेटर पे आप कैलकुलेट कर लो, ये आ जाएगा 36,000। अब आप ध्यान से देखो, एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया है 30,000, और जो सैलरी का 12% है वो कितना है 36,000। और मैंने स्टार्टिंग ही में क्या बता दिया कि सैलरी के 12% तक
एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन एग्जेम्प्ट रहता है, माफ रहता है। तो 12% है 36,000, एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया है 30,000 जो कि 6,000 कम ही है। इसका मतलब कि टैक्सेबल आरपीएफ हो जाएगा नील, 0। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया है वो 12% के अंदर ही है और 12% तक माफ रहता है। ठीक, यहां लिख दो आप नील। उसके बाद यहां क्वेश्चन में बोला गया था इंटरेस्ट टू आरपीएफ, और आगे ये बताया गया है कि एट द रेट 9.5%। ये भी हमने फॉर्मेट में भी पढ़ा है, प्रोविडेंट फंड वाली वीडियो में भी पढ़ा है कि 9.5% तक इंटरेस्ट जो आरपीएफ में जाता है वो एग्जेम्प्ट रहता है। तो ये तो 9.5% ही था, इसलिए सीधे सीधे एग्जेम्प्ट हमने लिख दिया। नेक्स्ट, ट्रेवलिंग अलावेंस फॉर टूर, कुछ नहीं बोला है, हम मानेंगे ये ऑफिशियल टूर है। ठीक, और ऑफिशियल टूर का ट्रेवलिंग अलावेंस एग्जेम्प्ट रहता है। ट्रेवलिंग अलावेंस के बाद है सिटी कंपनसेटरी अलावेंस 10,000 रुपए, सीधे आउटर कॉलम में लिख दो। आगे पर मंथ पर एनम कुछ नहीं लिखा है तो हम मानेंगे पर ईयर है। फिर बोनस, बोनस में लिखा है 15,000 रुपए, सीधे बाहर लिखो 15,000 रुपीज। फिर है इंटरटेनमेंट अलावेंस, क्योंकि मिस्टर किशोर एक प्राइवेट एम्प्लॉय हैं इसीलिए इंटरटेनमेंट अलावेंस फुल्ली टैक्सेबल होगा, कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा, ध्यान रखना इस बात को। 5,000, और ये इंटरटेनमेंट अलावेंस मैंने फॉर्मेट वाली वीडियो में भी समझाया है, फर्स्ट वीडियो जो है सैलरी प्लेलिस्ट में आपकी। उसके बाद है अनफर्निश्ड हाउस प्रोवाइड हुआ है रेंट फ्री हाउस। ठीक, तो वो हम कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले रेंट फ्री हाउस लिख लो, वहां स्पेस छोड़ देना अच्छा खासा। ठीक, अब जब भी प्राइवेट एम्प्लॉय को रेंट फ्री हाउस मिले तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, सैलरी फॉर रेंट फ्री हाउस निकालते हैं। रेंट फ्री हाउस वाली वीडियो जाके देख लो, उसके बाद ही समझ में आएगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। मैंने वहाँ एग्जाम्पल के साथ भी बताया है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा और उसी में वीडियो है एक रेंट फ्री हाउस की। ठीक है, तो वो जरूर देख लेना आप। सैलरी फॉर रेंट फ्री हाउस का फॉर्मूला होता है बेसिक सैलरी प्लस डीए ऑन रिटायरमेंट प्लस डियरनेस पे प्लस कमीशन प्लस बोनस प्लस ऑल टैक्सेबल अलावेंसेस। बेसिक सैलरी है 3 लाख रुपए, डीए ऑन रिटायरमेंट नहीं है, डियरनेस पे नहीं है, कमीशन भी नहीं है, बोनस है 15,000 रुपए। अब उसके बाद देखना ऑल टैक्सेबल अलावेंसेज इन द क्वेश्चन। तो ट्रेवलिंग अलावेंस था लेकिन वो एग्जेम्प्ट है, टैक्सेबल नहीं है इसलिए नहीं लेंगे ट्रेवलिंग अलावेंस। फिर इंटरटेनमेंट अलावेंस यहाँ पूरा टैक्सेबल है तो 5,000 रुपए ले लो पूरा यहाँ पे। इंटरटेनमेंट अलावेंस के अलावा क्या और कुछ भी है? हाँ देखो, एक पॉइंट मैंने मिस कर दिया, ये सिटी कंपनसेटरी अलावेंस 10,000, ये भी तो टैक्सेबल अलावेंसेज है, इसको भी लो। और कुछ भी नहीं है, इसको ऐड कर दो। 3 लाख प्लस 15,000 प्लस 5,000 प्लस 10,000, 3,30,000। ये आ गया सैलरी फॉर रेंट फ्री हाउस। प्राइवेट एम्प्लॉय हैं, सबसे पहला काम हमने सैलरी निकाल लिया। सेकेंड स्टेप हम ये देखते हैं कि प्राइवेट एम्प्लॉय में भी 2 कंडीशन होती है, एक हाउस ओन्ड बाय एम्प्लॉयर और एक हाउस टेकन ऑन रेंट बाय एम्प्लॉयर। ये कौन सा है? तो ये है हाउस टेकन ऑन रेंट बाय एम्प्लॉयर। ठीक, तो इसका एक फॉर्मूला हमने रटा था, वो क्या था? रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर और अब ये वाले पॉइंट को समझाने से पहले एक पॉइंट आप ये समझ लो, आपका अभी असेसमेंट ईयर है 24-25, प्रीवियस ईयर है आपका 23-24, यानी कि 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 तक की आप कैलकुलेशन कर रहे हो। और गवर्नमेंट ने क्या किया है ना, रेंट फ्री हाउस में जो चेंज लाया है वो सरकार ने लाया है 1
सितंबर 2023 को। ठीक, तो कहने का मतलब आपका प्रीवियस ईयर स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 2023 से, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, पहले के 5 महीने आप पुराने रेट से कैलकुलेशन करोगे और जो बचे हुए 7 मंथ हैं उसको नए फॉर्मूले से, नए रेट से कैलकुलेट करोगे। देखो कैसे, रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर लिख लिए, फिर यहां आप लिखोगे, एक ब्रैकेट बना दो आप, यहां लिखो कि 15% ऑफ सैलरी, और ये पुराने रेट हैं तो पहले के 5 मंथ इंटू 5 डिवाइड बाई 12। ठीक, फिर प्लस नए जो रेट है वो है 10%, तो सितंबर से काउंट कर लो, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। 10% ऑफ सैलरी, उसका 7/12, समझ में आ गया। और ये पूरा ब्रैकेट क्लोज कर दो। इन दोनों में से जो भी अमाउंट लेस आएगा, विच इज लीस्ट, इन दोनों में से जो भी अमाउंट लीस्ट आएगा उसको यहां पे बाहर लिख लेना। ठीक, तो रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर देखो क्वेश्चन में कितना है, 7,500 पर मंथ, तो 7,500 इंटू 12 कर लो, 90,000 रुपए। ठीक, 90,000। ठीक, अभी इनर कॉलम में ही लिखना। अब ये वाले को हम कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पे और यहाँ पे अमाउंट लिख देंगे। ठीक, आप पहले अमाउंट पुट कर दो। देखो 15% ऑफ सैलरी, बेसिक वाली मत लेना, ये जो सैलरी इतनी मेहनत करके निकाले हो ये वाला, 3,30,000 इंटू 5/12। ठीक, प्लस 10% ऑफ 3,30,000 इंटू 7/12। समझ में आ गया। सॉल्व कर लो इसको कैलकुलेटर में। देखो एक बार में 3,30,000, उसका निकाल लो आप 15%, 49,500 आ गया। उसको मल्टीप्लाई कर दो 5 से, डिवाइड कर दो 12 से, 20,625 यहां लिख लो। अब ये वाला 3,30,000 का 10%, उसको मल्टीप्लाई करो 7 से, डिवाइड कर दो 12 से, ये हो गया 19,250, 19,250। दोनों को ऐड कर लो, 20,625 प्लस 19,250, ये हो गया 39,875। ठीक, फिर से देख लो क्या हुआ है। हमने इसका निकाला 15%, मल्टीप्लाई किया 5 से, डिवाइड कर दिया 12 से, ये आ गया। इसका निकाला 10%, मल्टीप्लाई किया 7 से, डिवाइड कर दिया 12 से, ये आ गया। दोनों को ऐड कर दिया, यहां लिख दिया। अब कंपेयर कर लो आप इन दोनों में से, आप बताओ कौन सा कम अमाउंट है। आपको साफ साफ पता चल रहा है ये वाला लीस्ट अमाउंट है, इसको लिख दो आप आउटर कॉलम में। थ्री 9,875। ठीक, अब देखो अगर फर्नीचर का कुछ दिया होता तो यहां पे हम ऐड करते, लेकिन साफ साफ बोल दिया अनफर्निश्ड हाउस, तो वो वाला पॉइंट को स्किप कर दो। लास्ट में बोला गया है कि एम्प्लॉयर तो रेंट पे कर रहा है 7,500 इस घर का, लेकिन मिस्टर किशोर को घर दिया है ना, तो मिस्टर किशोर से इस घर को देने के बदले केवल मात्र 600 पर मंथ ले रहा है उनसे। और हमने पढ़ा था कि एनी अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय इन रिस्पेक्ट ऑफ रेंट फ्री हाउस, तो उसको हम यहां पे लेते हैं। तो 600 पर मंथ मिस्टर किशोर से लिए हैं एम्प्लॉयर, तो 600 इंटू 12 यानी कि 7,200 रुपीज आप लेस करोगे। अब देखो ये मत कंफ्यूज हो जाना कि यार यहाँ तो रेंट फ्री हाउस था तो ये रेंट क्यों इनसे ले रहे हैं। देखो ध्यान से समझो
क्या होता है कि रेंट फ्री हाउस यहाँ भी दिया गया है, ठीक, लेकिन इसी को अगर टैक्स के संबंध में मैं बताऊं तो कहा जाता है कि रेंट फ्री हाउस एट कंसेशनल रेंट। जब भी इम्प्लॉयर उस मकान को भाई दिया है, उसका ऐसे तो रेंट बहुत ज़्यादा था, आप खुद देखो, ऐसे इस घर का रेंट साल का 90,000 पड़ जा रहा था, लेकिन क्योंकि मिस्टर किशोर एक कंपनी में काम कर रहे थे, तो उस कंपनी ने उस काम के बदले उनको घर दिया है, तो उनसे वो 90,000 ना लेके मात्र साल का 7,200 ले रहा है। तो इसी को कहते हैं रेंट फ्री हाउस एट कंसेशनल रेंट। तो वो कंसेशनल रेंट जो एम्प्लॉय पे कर दिया होता है, बस हम उसको यहाँ पे लेस कर देते हैं, ठीक है। बाकी आप रेंट फ्री हाउस वाली वीडियो देख लो, उसमें मैंने सब कुछ क्लियर किया ही है। 39,875 माइनस 7,200, ये हो गया 32,675, 32,675, ठीक है। ये क्या आ गया? ये आ गया टैक्सेबल वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस एट कंसेशनल रेट। सबसे पहले सैलरी कैलकुलेट किया हमने क्योंकि प्राइवेट एम्प्लॉय था, फिर हमने कौन सी ये कंडीशन थी वो लिख ली, हाउस टेकन ऑन रेंट बाय एम्प्लॉयर, फिर हमने फॉर्मूला लगाया, फिर एड लेस किया और ये वाला वैल्यू आ गया टैक्सेबल 32,675। तो क्योंकि एम्प्लॉय ने कुछ अमाउंट पे किया था, तो आप चाहो तो यहाँ लिख दो कि रेंट फ्री हाउस एट कंसेशनल रेंट, बाकी कोई दिक्कत नहीं है ऐसे। तो 32,675, ठीक। रेंट फ्री हाउस के बाद बोला गया था फ्री गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर। कितने का पड़ रहा था? 500 पर मंथ, 500 इंटू 12 करोगे। अब ध्यान दो यहाँ पे भाई, ये गैस और इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयर ने मिस्टर किशोर को दिया है, तो ये, और वो भी फ्री दिया है, तो मिस्टर किशोर के लिए ये हो गया फायदा, यानी कि परक्विजिट। तो इसी वजह से ये टैक्सेबल होगा, क्योंकि ये 6,000 रुपए का जो गैस इलेक्ट्रिसिटी था ये फ्री मिल रहा है ना इनको, तो परक्विजिट हुआ, तो ये टैक्सेबल होगा। उसके बाद स्मॉल कार की बात की गई है, तो कार को हम कैसे डील करते हैं वो कार वाली वीडियो में मैंने सिखाया ही था, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो जरूर देख लेना, ठीक। तो कार को हम ऐसे डील करते हैं कि कार में होता है दो चीज हम नोट करते हैं। सबसे पहले ये नोट करते हैं कि जो कार मिली है वो ओन कौन कर रहा है, एम्प्लॉयर ओन कर रहे हैं या फिर एम्प्लॉय ओन कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ नहीं बोला है, बस बोला गया है कि प्रोवाइडेड है स्मॉल कार, तो हम मानेंगे एम्प्लॉयर खुद ओन कर रहे हैं, और बोला भी गया है कि एम्प्लॉयर हैज प्रोवाइडेड है स्मॉल कार, यानी कि एम्प्लॉयर की कार है। तो ये फर्स्ट वाली कंडीशन हो गई, कार ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। इसमें भी 3 कंडीशन होती है, ऑफिस, पर्सनल, बोथ यूज। क्वेश्चन में साफ साफ मेंशन किया गया है बोथ प्राइवेट एंड ऑफिशियल यूज, यानी कि तीसरी वाली कंडीशन। सीधे आ जाओ इस वाले पे, बोथ यूज वाले पे। इसमें भी 2 कंडीशन होता है, ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, मतलब कि ओन भी एम्प्लॉयर कर रहा हो, खर्चे भी एम्प्लॉयर कर रहा हो। दूसरा होता है ओन तो एम्प्लॉयर कर रहा हो मगर खर्चे एम्प्लॉय कर रहा हो, ठीक। तो यहाँ क्वेश्चन में साफ साफ बोला है कि ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, और जो एक्सपेंसेस है वो मिस्टर किशोर यानी कि एम्प्लॉय मेट कर रहे हैं, तो यानी कि ये वाला ओन्ड बाय एम्प्लॉयर एंड एक्सपेंसेस बाय एम्प्लॉय। तो सी वाले में भी सेकंड कंडीशन, तो सेकंड कंडीशन कहता है कि स्मॉल कार का 600 पर मंथ टैक्सेबल होगा। अगर ड्राइवर मिलता तो 900 पर मंथ भी ऐड करते, लेकिन ड्राइवर नहीं मिला है तो सीधे स्मॉल कार का अमाउंट ऐड कर दो, 600 इंटू 12, ठीक, 7,200 हो गया सब कुछ। भाई हमने बेसिक सैलरी ले ही ली, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट, ट्रेवलिंग अलावेंस, सीसीए, बोनस, एंटरटेनमेंट अलावेंस, रेंट फ्री हाउस, फिर उसके बाद फ्री गैस और स्मॉल कार, सब हमने ले लिया। ऐड कर लो इन सबको, 3 लाख प्लस 10,000 प्लस 15,000 प्लस 5,000 प्लस 32,675 प्लस 6,000 प्लस 7,200, ये हो गया 3,75875। ये अभी आया ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी में से हम लेस करते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। क्वेश्चन में गिवन हो ना हो,
आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन ज़रूर लेस करना है। अभी फ़िलहाल 50,000 इस ईयर तक तो फिक्स है। इंटरटेनमेंट अलावेंस नहीं लेस करेंगे क्योंकि ये प्राइवेट एम्प्लॉय हैं। प्राइवेट एम्प्लॉय को कोई डिडक्शन नहीं मिलता है और प्रोफेशनल टैक्स दिया नहीं है, तो बस इसको लेस कर दो। 375,875 माइनस 50,000, ये हो गया 325,875 यानी कि 3,25,875, 3,25,875 टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी।